गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ टेंथ क्लास, दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने इसमें ये हमारा पार्ट 3 है। हमने पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, उनकी एसिडिटी बेसिसिटी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एसिड है ये बेस है। देन उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कराया था, दैट आर मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स। और फिर उनको हमने देखा था कि उनसे क्या प्रोड्यूस होता है। जब हमने दो चीज़ों को रिएक्ट कराया तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, हमने ये सारा डिस्कस किया था लास्ट पार्ट 1 में एंड 2 में। अब हम पार्ट 3 में कंप्लीट कर देंगे चैप्टर, जिसमें हम क्या देखेंगे, इसका एसिडिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसका बेसिसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं। देन अगर एसिडिटी मेज़र करना है तो हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडिकेटर्स होते हैं, उन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। बट इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एसिडिटी की स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसे हम कैसे मेजर करेंगे, बेसिसिटी की स्ट्रेंथ कितनी है उसे हम कैसे मेजर करेंगे। अलग अलग चीज़ों को मेजर करने का हम तरीका देखेंगे। देन कुछ हम सॉल्ट्स देखेंगे जो कि प्रोड्यूस होते हैं और हमारी डेली लाइफ में उनका क्या यूज़ होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू इट। इससे पहले हम देखने से पहले एक एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें ये हेल्पफुल होगा आगे की चीज़ें क्लियर आउट करने में। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है, टेक 10 ml ऑफ बीकर इन अ 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। इसमें क्या लेना है, हमें 10 ml पानी लेना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। फिर उसमें H2SO4 हमें कुछ उसके ड्रॉप्स लेने हैं। स्विल द बीकर स्लोली, क्या करना, थोड़ा थोड़ा बीकर को घुमाना है। देन टच द बेस ऑफ द बीकर, हमें बीकर के बेस को टच करके पता करना है कि क्या हमें कुछ फील हो रहा है। तभी टच करके हमें कुछ फील होगा ना, इसीलिए उस बीकर के जो बेस है उसको टच करना है। ठीक है, इज़ देयर अ चेंज इन द टेम्परेचर। अब क्या बोला इन्होंने, जब हम टच करेंगे तो क्या उसका जो बेस है उसे टच करने पे क्या हमें फील होगा कुछ टेम्परेचर में चेंजेस। देन इज़ देयर अ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब उसके हमने जो बेस है उसको टच कर लिया तो उससे हमें कुछ चेंज मिला टेम्परेचर में, तो क्या ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और सेम प्रोसेस को सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ अ बेस, उसके साथ हमें रिपीट करना है और ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हमने 10 ml बीकर ले लिया, उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाला। देन उसको घुमाया थोड़ा थोड़ा ताकि वो डिस्टिल होने लग जाए। देन टच करेंगे हम बेस ऑफ द बीकर, उसका जो बेस होता है बीकर का निचला हिस्सा, उसको टच करेंगे और फील करेंगे कैसा, क्या कुछ चेंज आ रहे हैं टेम्परेचर में। जब हम उसको टच करेंगे तो क्या देखेंगे, वो थोड़ा हीट अप हो गया है। ठीक है, थोड़ा हीट अप हो गया, तो इन्होंने पूछा इज देयर अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यस, इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मीन्स इसमें हीट जनरेट होती है, हीट इवॉल्व होती है। जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो इसमें हीट इवॉल्व होगी। एंड अगर सेम प्रोसेस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिपीट करेंगे तो सेम प्रोसेस हीट इवॉल्व होगी, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये आगे देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। इसका क्या मतलब है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, मीन्स इसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट जनरेट होती है जब हम ये एक्टिविटी करेंगे। क्या एक्टिविटी की हमने, पानी में हमने थोड़ा सा 10 ml पानी था, उसमें H2SO4 कुछ ड्रॉप्स डाले एंड उसको मिलाया। तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, जब हम उसको ऐसे करेंगे तो उसका जो कंटेंट होगा, H2SO4 में एसिड है तो H+ आयन रिलीज होगा, तो उसका जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर विथ कांस्टेंट स्टायरिंग। एसिड को हमें क्या, वाटर में जब भी ऐड करना है तो कांस्टेंट स्टायरिंग के साथ स्लोली स्लोली ऐड करना है, ताकि बिकॉज ये बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ब्लास्ट भी हो सकता है, बीकर टूट भी सकता है। ये आगे देखते हैं। ठीक है, it if water is added to concentrated, if water is added to concentrated
heat is generated may cause mixture to splash out and cause burn. देखिए, अगर हम उस कंसनट्रेटेड एसिड में अगर ये हम वाटर डालेंगे, पहले हमने क्या किया, बीकर में पानी डाला था, फिर हमने H2SO4 लाइट ड्रॉप्स डाले उसके, ठीक है, फिर कांस्टेंट स्टायरिंग की. बट अगर हम पहले पानी की जगह एसिड डालते हैं और फिर पानी डालते हैं तो ये उससे ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. हीट ज़्यादा जनरेट होगी जिसकी वजह से जो एसिड होगा वो बाहर आके उछल सकता है, ठीक है, बाहर आके उछल सकता है. और जो कि अगर हमारे शरीर पे पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत कंसनट्रेटेड है, तो फिर हमारा शरीर इससे जल भी सकता है. जो भी आसपास की चीज़ होगी वो जल सकती है, ठीक है. द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग. अब ग्लास कंटेनर जो है, जो ग्लास का बीकर हमने लिया था वो भी टूट सकता है. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है और उसकी वजह से ग्लास कंटेनर टूट सकता है, ठीक है. मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस with water result in decrease in concentration of ions which are H3O plus OH minus per unit volume. Such a process is called a dilution. अब हमने इस एक्टिविटी में किया क्या, बीकर में पानी था, पानी में हमने डाला H2SO4 दैट इज़ एसिड. अब उसकी वजह से क्या होगा, उसमें जो एसिड है तो उसमें H प्लस आयन जनरेट होंगे या फिर H3O प्लस जनरेट होगा. H3O प्लस भी जनरेट होता है, या आप बोलेंगे कैसे होता है, ये मैं बताती हूँ. H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. देखिए, वाटर जो है उसमें H2O दैट इज H2O में H3O प्लस क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन्स कहते हैं इन्हें. अगर H2O होगा उसमें H प्लस एक और जुड़ जाएगा तो H3O बना लेगा, या फिर H प्लस भी रहता है इस सॉल्यूशन में तो उसे H प्लस को और H3O प्लस ये जनरेट होता है एसिडिक सॉल्यूशन में. और OH माइनस कब जनरेट होगा, जब बेसिसिटी होगी, जब बेसिक सॉल्यूशन होगा. तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और अ बेस विद अ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O प्लस एंड OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम. इन्होंने क्या कहा कि हम जब एक एसिड को या फिर एक बेस को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या वो रिजल्ट करेगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. वो आयंस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा. उसमें आयंस जैसे कि H3O प्लस H प्लस OH माइनस जो जनरेट होते हैं एसिड में, बेस में, उनका कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा बाय एडिंग ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, डिल्यूशन. द एसिड एंड अ बेस इज सेड टू बी डिल्यूटेड. फिर एसिड और बेस क्या कहलाएगा, डिल्यूटेड, बिकॉज डिल्यूशन प्रोसेस टेक प्लेस हुआ है, ठीक है. अब इन्होंने कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे हैं, डिस्कस कर लेते हैं. क्या है, इसी एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है. हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस अफेक्टेड व्हेन सोल्यूशन ऑफ अ एसिड इज डिल्यूटेड. इसमें इन्होंने बोला है H3O प्लस क्या होता है, हाइड्रोनियम आयंस होते हैं. तो हाइड्रोनियम आयंस किस में जनरेट होंगे, ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले बताया एसिड में जनरेट होगा. जब हाइड्रोनियम आयंस एसिड में जनरेट होगा और अगर उसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो वो डिल्यूट हो जाएगा, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको, ठीक है. तो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस जो हैं वो कैसे अफेक्ट होंगे, व्हेन अ सोल्यूशन इज डिल्यूटेड. अगर वो सोल्यूशन डिल्यूटेड हो गया है तो वो कैसे अफेक्ट होगा, तो ये ऐसे अफेक्ट होगा, हमने ऊपर डिस्कस किया कि उसका जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा. मतलब कंसंट्रेशन में उसका यूनिट जो वॉल्यूम है उसका परसेंटेज वो कम हो जाएगा, ठीक है. देन हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब इन्होंने इसमें पूछा कि अगर OH माइनस आयंस कैसे अफेक्ट होंगे अगर हम उसमें और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे. अगर एक सोल्यूशन है वो उसमें ऑलरेडी बेसिक है वो, और अगर उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऐड कर दें तो वो OH माइनस आयंस कैसे अफेक्ट होगा, इन्होंने ये पूछा इसमें. तो सीधी सी बात है, OH माइनस आयंस कैसे अफेक्ट होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी बेस था. और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये भी एक बेस है. तो अगर इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया तो फिर इसका OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा.
अब हम देखते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड एंड बेस सोल्यूशन। अब कैसे पता लगेगा, एक ये तो हमें चलो पता लग गया कि इंडिकेटर से ये एसिड है और ये बेस है, बट अभी हमें ये कैसे पता लगेगा कितना एसिड है, कितना एसिडिक है और ये कितना बेसिक है। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, कि हमें वो बता सकें ये एक एसिड है मीन्स ये बहुत ज़्यादा एसिड है, नहीं नहीं ये कम एसिडिक है, वीक एसिड है। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। अब इन्होंने क्या कहा, हम कैसे बता सकते हैं, हम एक एसिडिक नेचर उसका कैसे बताएंगे कि ये बहुत ज़्यादा एसिड है कि लेस एसिड है। तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे जो एसिड होता इंडिकेटर्स होते हैं उन सब का मिक्सचर होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। अब क्या बोल रहा है ये, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो शो करता है डिफरेंट कलर। अगर एक कंसंट्रेटेड एसिड है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर शो करेगा। वही अगर एक एसिड, उसमें थोड़ा सा हमने समझ लीजिए वाटर मिला दिया तो थोड़ा डिल्यूट हो गया तो वो डिफरेंट कलर शो करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम एसिडिटी को कैसे मार्क करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मार्क करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन कॉल्ड इट पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप। अब साइंटिस्ट लोगों ने कह दिया ठीक है कलर तो चेंज हो रहा है, बट कैसे पता लगाएं कि ये इससे ज़्यादा एसिड है, ये इससे कितना कम एसिड है। तो विद द हेल्प ऑफ एक चीज़ उन्होंने डेवलप की जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। स्केल बना दिया, स्केल तो मेजरमेंट के लिए ही होती है, तो इस स्केल से भी हम मेजरमेंट करेंगे कि कितना एसिड है कितना बेस है कोई भी सोल्यूशन, ठीक है। द पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। अब इन्होंने क्या कहा, जो पीएच स्केल होता है उसका पी किस लिए स्टैंड करता है, मतलब उसका क्या मीनिंग होता है, उसका ये मीनिंग होता है मीन्स पोटेंस इन जर्मन विच मीन्स पावर, ठीक है, उसे पावर की तरह डिनोट किया जाता है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 टू वेरी एसिडिक टू 14 टू वेरी अल्कलाइन। अब इन्होंने क्या बोला, हम पी को किससे डिनोट करते हैं, पावर से, दैट इज पोटेंस। और इधर ये स्केल किससे स्टार्ट होता है, ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स न्यूट्रल और ज़ीरो मीन्स वेरी एसिडिक और 14 मीन्स वेरी अल्कलाइन। जो इनके बीच का होता है वो होता है 7। जैसे देखिए आगे मैं आपको पीएच स्केल बताती हूँ, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या है 0, ये क्या है 14, राइट। तो ये एक स्केल है, इसे हम कहते हैं पीएच स्केल। इसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एक एसिड है तो ये कितना एसिडिक है, और ये एक बेस है तो कितना बेसिक है। मीन्स दो टाइप के हमारे पास समझ लीजिए एसिड है, बट हमें पता करना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, मतलब कौन सा ज़्यादा खतरनाक एसिडिक है और कौन सा लेस खतरनाक है, तो उसमें हमें पता करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम हेल्प लेते हैं पीएच स्केल की, ठीक है। ये 0 है मीन्स सबसे ज़्यादा जो एसिडिक सब्सटेंस होगा वो 0 का होगा। फिर 1 2 3 ऐसे पीएच बढ़ता जाता है और अल्कलाइन नेचर उसका बढ़ता जाता है। 7 जो होता है वो अल्कलाइन और एसिडिक के बीच का मीडियम होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मीन्स ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है, वो बीच का मीडियम होता है, दैट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। अब 1 2 3 4 5 6 ये तो हमने इतना स्केल बता दिया कि ये एसिडिक नेचर शो करेगा, तो ये इसका स्केल हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। 1 मीन्स एसिडिटी उसकी बढ़ रही है, 2 एसिडिटी ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है, और जब वो 14 की तरफ बढ़ जाएगा तो उसकी अल्कलिनिटी बढ़ती है। 7 की तरफ बढ़ेगा तो वो न्यूट्रल होता जाएगा, न्यूट्रल से जब ज़्यादा बढ़ेगा तो वो बेसिक होने लगेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस क्या है पीएच इन एवरीडे लाइफ।
अब कैसे ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, पीएच कैसे इम्पॉर्टेंट है? आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? इन्होंने पूछा क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं? यस, दे आर पीएच सेंसिटिव। देखते हैं आगे कैसे होते हैं। आर बॉडी वर्क विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। अब क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो एक स्पेसिफिक पीएच में ही वर्क करती है। एक रेंज होता है, अगर वो हमारी बॉडी में पीएच मेंटेन रहेगा तो हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शनिंग रहेगी। बट अगर वो नहीं रहेगा तो हमें ऑल्ट्रेशंस आएंगे बॉडी में, जो कि आगे हमें डिजीज़ कॉज करेगा। ठीक है। When pH of rain water is less than 5.6, it is called as acid rain. अब आपको पता ही एसिड रेन क्या है। एसिड मीन्स जो एसिड होता है, और अगर उसका पीएच रेन वाटर जो है उसका पीएच अगर 5.6 से कम होने लगे तो वो एसिड रेन होगा। ठीक है। When acid rain flow into the river, it when acid rain flow into the river, it lowers the pH of the river water. Survival became difficult. अब इसमें क्या बोला इन्होंने, जब एसिड रेन होता है तो अगर 5.6 से उसका पीएच नीचे जाने लगता है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। अगर एसिड रेन फ्लो करता है रिवर्स में तो वो क्या करता है, जो वाटर का पीएच तो 7.6 होता है तो 7.4, ये नॉर्मल न्यूट्रल पीएच है वाटर का। बट अगर एसिड रेन होगा तो वो उसका पीएच डिक्रीज करेगा ना, और फिर जो कि डिफ़िकल्ट करेगा सर्वाइवल ऑफ फिशेस, प्लांट्स, जो भी वाटर के अंदर होंगे उनके सर्वाइवल को डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। मतलब सॉइल का क्या पीएच होता है, जो भी हमारे आसपास सॉइल प्रेजेंट है उसका क्या पीएच होता है। प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। सीधी सी बात है, हमें भी एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच चाहिए, वैसे ही सेम ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स भी, उन्हें भी एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच चाहिए होता है कि ताकि उनकी हेल्दी ग्रोथ हो सके। फिर पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, देखते हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट टू दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट हमारे स्टमक में भी एक एसिड प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ HCl। बहुत कंसनट्रेटेड एसिड है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये हमारी क्या हेल्प करता है, ये जो हम लोग खाना इंटेक करते हैं, फूड जो भी इंटेक करते हैं उसमें डाइजेशन करने में हेल्प करता है, मीन्स उसे ब्रेक डाउन करता है ताकि हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो सके। ड्यूरिंग इंजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। अब क्या होता है, जब इंजेशन का मीन्स हम खाना जब इंजेस्ट करते हैं मतलब इनटेक करते हैं तो वो स्टमक में जाता है, और स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, बहुत सारा एसिड, जिसकी वजह से हमें कुछ पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है। बट ये किस टाइम पर होता है, जब हमारा जो एक म्यूकस भी सिक्रीट होता है हमारे स्टमक के अंदर, अगर वो नॉर्मली नहीं सिक्रीट होगा और तब एसिड प्रोड्यूस हो, तब हमें पेन कॉज होगा, इरिटेशन होगी, जिसको हम न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। अब तो हर चीज़ का सल्यूशन है। These antacid neutralizes the excess acid, that is magnesium hydroxide. Milk of magnesia, mild base, is often used for this purpose. अब इन्होंने क्या बोला, एसिड तो सिक्रीट होता है स्टमक में, बट कभी कभी हम बहुत इधर उधर का खाना खा लेते हैं, जैसे बाहर का फूड, और ये सब हार्मफुल होता है, थोड़ी थोड़ी देर पे खाते हैं। कभी कभी स्टारवेशन की वजह से हमारे पेट में ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें एसिडिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन कॉज करता है। पर उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड्स की हेल्प से हम उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि बेस अगर होगा तो उसमें एसिड डालेंगे तो वो न्यूट्रलाइज होके एक सॉल्ट बना देगा। वैसे ही अगर एसिड हमारे स्टमक में ज़्यादा हो गया है तो अगर हम बेस उसमें ऐड कर देंगे तो फिर वो भी एक सॉल्ट बना देगा, तो फिर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम बेस की जगह क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। माइल्ड बेस होता है जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है और हमारा जो एसिडिटी होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। देन अब आगे देखते हैं, पीएच
चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, टूथ डिके। आगे देखते हैं कैसे होता है टूथ डिके। ठीक है, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन द 5.5। अब माउथ का भी एक एग्जैक्ट पीएच होता है जो कि सलाइवा रेगुलेट करता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो रेगुलेट करते हैं। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इज corroded when pH in the mouth is below 5.5 using toothpick which is our basic। अब इन्होंने क्या बोला, जो टूथ डिके होता है कब स्टार्ट होता है, जब हमारे माउथ का जो पीएच है 5.5 से कम होने लगता है। और ये कब प्रोसेस होगा, जब हम लोग खाना खाएंगे और उसको अच्छे से माउथ को वॉश नहीं करेंगे और या फिर गागल नहीं करेंगे और रात में ऐसे ही सो जाएंगे। अगर हम रात में गागल नहीं करेंगे, ऐसे ही सो जाएंगे, तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, फूड हमारे मुंह में टीथ में रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सलाइवा होगा वो उसे डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा, बैक्टीरिया उसे तोड़ना शुरू करेंगे और जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होगा। अब एसिडिक मीडियम अगर 5 से ज़्यादा कम होने लगेगा तो टूथ करोड होने लग जाएंगे, मतलब टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका भी सल्यूशन है, सीधी सी बात है, हमें पेस्ट करना चाहिए, मतलब कोलगेट करना चाहिए। अगर कोलगेट करेंगे तो वो बेसिक इन नेचर होता है, तो वो हमारे माउथ का जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और टूथ डिके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ में एसिड यूज़ होता है, कब, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। इसका मीन्स क्या है, आपने बी स्टिंग्स देखी हैं, मतलब बी स्टिंग्स नहीं, मतलब बीज देखी हैं जो कि हमें काट लेती हैं, स्टिंग कर देती हैं, मतलब अपनी निडल जो होती है उनके स्टिंग में वो चुभो देती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उसमें कुछ एसिड रिलीज़ होता है। वो एसिड जो रिलीज़ होता है उसकी वजह से हमें इरिटेशन कॉज होती है, दर्द होता है, राइट। तो अगर हम माइल्ड बेस का यूज़ करें लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अब अगर उसमें हम माइल्ड सोडा, बेकिंग सोडा ये यूज़ करें तो उधर भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा और हमें रिलीफ मिलेगा। स्टिंगिंग हेयर्स ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। अब जो स्टिंगिंग ऑफ लीव्स है, कुछ एक लीव्स होती हैं, वो नेटल लीव्स कहते हैं उन्हें, अगर वो मेथनोइक एसिड होता है उनकी लीव्स में, अगर वो हमें लग जाए तो हमें बर्निंग सेंसेशन होता है। तो उनके साइड में और कुछ लीव्स प्रेजेंट होती हैं दैट आर वाइल्ड इन नेचर, अगर उसको हम लगाते हैं तो वो बेसिसिटी कॉज करती है और न्यूट्रलाइज कर देती है। तो हर चीज़ का सल्यूशन है, अगर एसिडिटी है तो उसे बेसिसिटी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है ताकि हमें जो प्रॉब्लम इरिटेशन हो वो कम हो जाए। और अब देखते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट्स होते हैं उनका क्या पीएच होता है, हमने एसिड का पीएच देख लिया, सॉल्ट्स का नहीं देखा। बेसिक का भी पीएच देख लिया, बेसिक सब्सटेंस, एसिड सब्सटेंस। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट्स। अब उनका भी पीएच देख लेते हैं। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद द पीएच वैल्यू ऑफ 7। अब इन्होंने क्या बोला, अगर एसिड जो हम ले रहे हैं और जो बेस ले रहे हैं दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, मीन्स अगर हमने बहुत कंसनट्रेटेड एसिड लिया है और बेस भी काफ़ी कंसनट्रेटेड लिया है तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसने तो दोनों की पावर को कैंसिल कर दिया ना, दोनों स्ट्रांग था, एसिड भी स्ट्रांग था, बेस भी स्ट्रांग था, तो दोनों की पावर कैंसिल हो गई। तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ उससे वो न्यूट्रल इन नेचर होगा, 7 उसका पीएच होगा। देन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस आर एसिडिक विद द पीएच वैल्यू लेस देन 7। अब इन्होंने क्या बोला है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम लें और अगर वीक बेस लें तो उनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी। क्यों, क्योंकि हमने जो एसिड लिया था उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था तभी वो स्ट्रॉन्ग था, और बेस लिया था उसका कंसंट्रेशन वीक था तभी वो बेसिक था, और मतलब वीक बेस था। अगर दोनों को ऐड किया तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा विच इज़ एसिडिक इन नेचर, लाइट एसिडिक होगा, दैट इज लेस देन 7। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, अगर इस बार हमने बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग लिया और वीक एसिड लिया, एसिड जो हमने लिया वो वीक है, तो फिर उसका जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि हमने
जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग लिया था और एसिड था वो वीक था, तो उसका जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसकी मात्रा किस तरफ ज़्यादा होगी, बेस की तरफ ज़्यादा होगी, तो उसका पीएच वैल्यू न्यूट्रल से आगे बढ़कर बेसिक की तरफ जाएगा। ठीक है, 14 की तरफ लीड करेगा। ठीक है, देखते हैं कि केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स क्या होते हैं। केमिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं कॉमन सॉल्ट से हम कुछ बनाते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। आगे देखते हैं क्या होते हैं वो। कॉमन सॉल्ट्स और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। कॉमन सॉल्ट कैसे एक्ट करता है, एक रॉ मटेरियल मीन्स एक कच्चा पदार्थ जो हमारे केमिकल्स के लिए यूज़ होता है। द कॉमन सॉल्ट थस ऑब्टेन्ड इज इम्पॉर्टेंट एज रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज़। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, मतलब कच्चा पदार्थ है। डिफरेंट जो हम सब्सटेंसेस बनाते हैं हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, उन मटेरियल्स के लिए ये कॉमन कच्चा पदार्थ है जिसकी मदद से हम वो सब्सटेंस बना पाते हैं। अब आगे देखते हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। ठीक है, एक टाइप का हमने बेस पढ़ा है NaOH, मैं लिख देती हूँ NaOH, ये एक टाइप का बेस है। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called it brine, it decomposes to produce sodium hydroxide. The process is chlor-alkali process. इसको क्या कहते हैं, chlor-alkali process कहते हैं। अब देख लेते हैं, जब एक इलेक्ट्रिसिटी हम करंट पास करेंगे सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है, कॉमन सॉल्ट जिसे हम यूज़ करते हैं खाने में हर चीज़ में। तो उसमें हम जब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहेंगे। बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए किसकी वजह से हम कहेंगे ऐसा, जब एक प्रोडक्ट जो कि क्लोर से मीन्स क्लोरीन से बन रहा है और एक अल्कलाइन जो कि सोडियम से बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रोसेस को इसलिए हम कहेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, इसका रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। NaCl एक्वस सोल्यूशन होता है और उसमें 2H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, NaOH हो जाता है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस होगा, NaOH हो जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी प्लस Cl2 रिलीज होगा, क्लोरीन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब ये NaOH कैसे आगे डिफरेंट मटेरियल्स बनाने में यूज़ होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाने में यूज़ होता है, आगे देखते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर, द क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब जो हमने पीछे प्रोसेस रिएक्शन देखा उसमें से क्या क्या सिक्रीट हुआ था, क्लोरीन गैस एंड H2 गैस, क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में सिक्रीट हुआ था, H2 गैस हुई थी एंड NaOH हुआ था, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो क्लोरीन गैस होती है वो हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सैल्क लाइम। अब कैसे हम इसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है इन्वॉल्व इसमें, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैसे बनता है, एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है जो पिछले प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ था क्लोरीन Cl2, वो हम सैल्क लाइम मीन्स CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम पास करेंगे तो फिर हमें मिलेगा CaOCl2 कैल्शियम सैल्क लाइम में हम जब पास करेंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा और फिर H2O मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एट CaOCl2 थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो इसका एक्चुअल कंपोजिशन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट जो प्रोडक्ट अभी हमें मिलेगा इससे, जब हम सैल्क लाइम से दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
उसमें से क्लोरीन गैस अगर पास करेंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर मिलेगा H2O। ठीक है, अब आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है। Bleaching powder is used for bleaching cotton, linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in the paper factories, and for bleaching washed cloth in the laundry. तो अब हमने देख लिया ब्लीचिंग पाउडर किस किस चीज़ों में यूज़ होता है। ब्लीचिंग कॉटन, लेनिन, फिर पेपर ब्लीच करने में भी हमें यूज़ होता है पेपर फैक्ट्रीज़ में, फिर क्लॉथ इन लॉन्ड्री में भी यूज़ होता है ब्लीच करने में। एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, कैसे यूज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। टू मेक अ ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, अब जर्म्स से हटाने के लिए भी हमें यूज़ करना होता है ब्लीचिंग पाउडर। पानी में हम डालते हैं और उससे जो जर्म्स होते हैं वो पानी जर्म्स फ्री बन जाता है, और उससे वो हम बना सकते हैं कि वो लोग पी सके, उसको थोड़ा स्टोर करके फिर उससे हम लोगों को सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम केमिकल देख रहे हैं वो बेकिंग सोडा है। ठीक है, ये भी एक टाइप का सॉल्ट है जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ाज एट्सेट्रा। अब जो बेकिंग सोडा किस में यूज़ होता है, मोस्टली हम किचन के जो खाना कुछ डिशेस बनानी होती है उसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं ताकि वो थोड़ा सा टेस्टी क्रिस्पी बने, थोड़ा सा फूल जाए, थोड़ा सा अलग दिखे, कभी कभी अलग टेक्सचर भी देता है, तो उसमें हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इट इज़ प्रोड्यूस्ड वाइल सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल इज रिएक्टेड विद, ये क्या है, अमोनिया, CO2 एंड H2O। देखिए सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 वो प्रोड्यूस करेगा। इस रिएक्शन के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। ये इसका केमिकल नेम है। कैसे प्रोड्यूस हुआ, हमने सॉल्ट लिया प्लस वाटर लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को मिक्स कर दिया और CO2 गैस हमने उससे पास कराई, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस हुआ, NH4Cl दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3 दैट इज़ हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्म नेम है। अब यूजेस देख लेते हैं बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हैं कुछ। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर which is mixture of baking soda and a mild edible acid such as tetric acid। अब किस में यूज़ होता है, बेकिंग सोडा बनाने, जो बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ होता है, और एक माइल्ड टेट्रिक एसिड की तरह हम इसे यूज़ करते हैं जब हम बेकिंग सोडा बनाते हैं, उसके साथ हम माइल्ड टेट्रिक एसिड के साथ हम इसे यूज़ करते हैं। अब हमने इसका ये यूज़ तो देख लिया, ये फूड में डिफरेंट चीज़ों में बनाने में यूज़ होता है। अब हम इसका दूसरा यूज़ देखेंगे। NH CO3 इज़ ऑल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। क्या करता है, ये इंग्रेडिएंट होता है एज अ अल्कलाइन, ये हमारी जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है अगर स्टमक में, तो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और एक सॉल्ट बना देता है, और जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी लो हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है एसिडिटी जो स्टमक में प्रोड्यूस हुई होती है, और प्रोवाइड करता है रिलीफ को। ठीक है, फिर इट ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। किस में यूज़ होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है, मीन्स आग वाग बुझाने के काम भी आता है। अब आगे देखते हैं वॉशिंग सोडा कैसे बनता है और ये क्या सॉल्ट है, कैसे इसका यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा, another chemical that can be obtained from NaCl is Na2CO3.10H2O। अब ये क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ये एक अदर केमिकल सब्सटेंस है जो कि NaCl की वजह से प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ NaCl,
और ये इसका नेचर कैसा होता है, इट इज़ बेसिक सॉल्ट, मतलब ये बेसिक सॉल्ट है। Na2CO3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द Na2CO3 can be obtained by heating the baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. Na2CO3 हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय हीटिंग द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला था, याद है ना, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का फॉर्मूला था। अगर उसको हीट करते हैं तो उससे जो H है, जो बाइकार्बोनेट आयन है, वो निकल जाएगा और Na2CO3 फॉर्म हो जाएगा। कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बाय बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स द वॉशिंग सोडा। अभी ये देखते हैं कैसे। Na2CO3 प्लस 10H2O, दैट इज Na2CO3 10H2O। ठीक है, अगर हम बेकिंग सोडा को 10 मॉलिक्यूल H2O के साथ हीटअप करेंगे, तो हीटअप मीन्स उनका रिएक्शन कराएंगे, तो क्या वो प्रोड्यूस करेगा, Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ केमिकल फॉर्म ऑफ बेकिंग सोडा। मतलब इसका वॉशिंग सोडा जो है उसका केमिकल नेम क्या है, Na2CO3 10H2O। और ये कैसे फॉर्म हुआ, इस प्रोसेस और इस रिएक्शन के थ्रू फॉर्म हुआ। अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3.10H2O इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। वॉशिंग सोडा किस किस चीज़ों में यूज़ होता है, ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्रीज, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इनकी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। ये एक सोडियम कंपाउंड है, उसमें भी बनाने में यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। ये एक डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, फॉर क्लीनिंग। और फिर इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस मीन्स जिन वाटर में ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी हेल्प करता है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एक टाइप का सॉल्ट है। ये लास्ट सॉल्ट जो आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, इसको भी एक पढ़ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपने सुना ही होगा, प्लास्टर लगवा लीजिए, जाइए डॉक्टर से, आपका पैर टूट गया, प्लास्टर लगवा लीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 किलो जूल इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाफ मीन्स हेमी, मतलब हाफ मीन्स हेमी, हेमी मीन्स हाफ। ठीक है, अब क्या बोलेंगे हम, जो जिप्सम होता है उसको अगर 373 किलो जूल पर पे हीट करेंगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो वो अपने कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा वो रिलीज़ कर देगा और क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 10H2O, मतलब हाफ H2O। उसको क्या कहेंगे हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। CaSO4 डॉट 10H2O प्लस हाफ H2O 1/1/2 H2O, that is CaSO4 डॉट 2H2O इज जिप्सम। जिप्सम वापस बन जाएगा अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के अगर ऐड करा के उन्हें हीटअप करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो वो वापस क्या फॉर्म करेगा, जिप्सम। और उसमें क्या होगा, 2 क्रिस्टल वाटर के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम यूज़ देख लेते हैं, क्या यूज़ है। ये तो आप सबको पता होगा, इट इज़ यूज्ड एज, जब हम हड्डी तोड़ के जाते हैं हॉस्पिटल में, तो फिर डॉक्टर हमारा क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। पहले चेक करते हैं एक्सरेज के थ्रू, अगर हड्डी जो है ब्रेक निकलती है तो फिर वो प्लास्टर लगा देते हैं। इट इज़ द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूजेज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। राइट पोजीशन, राइट जगह में, और उसको राइट मतलब उसको पोजीशन देने के लिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करना पड़ता है। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज इनटू जिप्सम, वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड सब मास। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था,
CaSO4 डॉट हाफ H2O, राइट, याद है ना पिछली रिएक्शन। तो अगर उसको हम 1 और 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ अगर हीट करेंगे, मतलब रिएक्ट कराएंगे, तो वो जिप्सम फॉर्म कर देगा, जो कि हार्ड सब्सटेंस वापस से बन जाता है। तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने यूज़ किया हड्डियों को, फ्रैक्चर को सही करने में, उसको पोजीशन देने में, तो वो वापस क्या हार्ड सब्सटेंस फॉर्म करेगा, दैट इज़ जिप्सम। अब क्लास मैं आपसे ये कहूँगी कि चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, NCERT का 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, आगे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाती रहूँगी और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।